हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम एक पॉलिटी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंटों को काफ़ी डिमांड थी कि हमको संविधान के अनुच्छेद याद नहीं होते हैं, उनको कैसे याद किया जाए। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आर्टिकल से संबंधित सवाल। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके संविधान के आर्टिकल आपको याद भी हो जाएंगे और एक अच्छी समझ भी आपकी विकसित हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर? तो संविधान की थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आर्टिकल तो 400 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल अनुच्छेद 395 ही हैं। ठीक है, वो उनके सब आर्टिकल जुड़ कर वो 470 से ज़्यादा हो गए हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको आगे समझते हैं। सबसे पहले हम इनके भाग भी डिस्कस करते जाएंगे और आर्टिकल भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 की चर्चा करते हैं। संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या बताया गया है? तो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये संविधान के भाग 1 में बताया गया है और इसमें 4 आर्टिकल हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि भाग 1 में 4 आर्टिकल होते हैं। अब इन चारों आर्टिकल को हम क्रम से समझते हैं। अगर हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद कहता है, 1 में ये बताया गया है कि संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्लियर? और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कहीं पर भी संविधान में संघवाद जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्लियर? तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और इसके राज्य क्षेत्र। क्लियर? आर्टिकल 2, संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। अब आर्टिकल 2 का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 2 का मतलब ये हुआ कि अगर भारत के क्षेत्र में अगर कोई बाहरी क्षेत्र शामिल किया जाता है, ठीक है, भारत के क्षेत्र में अगर कोई बाहरी क्षेत्र शामिल किया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में कोई नया क्षेत्र जोड़ना है। ठीक है, नया क्षेत्र कहने के यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे भारत का कोई पड़ोसी देश है, उसका कुछ हिस्सा भारत में शामिल कर लिया जाए। ठीक है ना, मान लेते हैं कि भारत में नेपाल का कुछ हिस्सा शामिल हो रहा है या बांग्लादेश का कुछ हिस्सा शामिल हो रहा है। ठीक है, मतलब भारत के बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में शामिल हो रहा है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नए राज्यों का प्रवेश भारत में अनुच्छेद 2 के तहत होता है, ऐसे राज्य जो भारत के बाहर हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। अब इसको ठीक समझिएगा कि 2 और 3 में क्या फ़र्क है। अनुच्छेद 2 में ये कहता है कि जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं उनको शामिल करने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्य, अगर भारत के अंदर ही कोई नया राज्य बन रहा है या उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि 2 और 3 में क्या फ़र्क है।
तो अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम, वर्तमान राज्य और पुराने क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। आपको अगर मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया गया, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया होगा। या भी आप 2014 की एग्जाम्पल ले लीजिए, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया, तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया होगा, ठीक है। अभी जैसे उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया है, ठीक है, तो ये किसके तहत किया गया होगा, ये भी आर्टिकल 3 के तहत किया गया होगा। क्लियर। तो 2 में क्या है, बाहरी क्षेत्र, और 3 में क्या है कि भारत के अंदर का ही कोई क्षेत्र उसके नाम में परिवर्तन करना है, नए राज्य बनाने हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत बनाए जाते हैं। क्लियर। आर्टिकल 4 में क्या है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 को किस प्रकार प्रयोग करना है, ये आर्टिकल 4 में बताया गया है। क्लियर। तो ऊपर के 1, 2, 3 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, पर 4 को भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 में क्या बताया गया है। क्लियर। इस प्रकार हमने संविधान के भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक समझ लिया है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, या उसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश मतलब जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं उनको कैसा प्रवेश दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारत के अंदर के राज्य उनमें नाम परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 में क्या है, 2 और 3 का यूज़ कैसे करना है, आर्टिकल 4 में बताया गया। चलिए आगे देखें। तो अब संविधान के भाग 2 की बात करते हैं, ठीक है, कि संविधान के भाग 2 में क्या क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, ठीक है। तो भाग 1 में 1 से 4 तक हैं, जबकि भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, इसमें 5 से 11 तक हैं। 5 से 11 के बीच अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत में किस किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है, या भारत में किसके तहत नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है, ये सारे प्रावधान आपको अनुच्छेद 5 से 11 में दिखाई देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान का भाग 3, सबसे महत्वपूर्ण संविधान का भाग 3, ठीक है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। क्लियर। अब चलिए इनके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्लियर। आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 13 को देखिए, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि आर्टिकल 13 में है क्या। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, तो वो कानून शून्य माना जाएगा। क्लियर। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हो, या फिर कोई अगर ऐसा कानून बनता है तो जिस मात्रा में वो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा उसकी वह मात्रा समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया है। क्लियर। न्यायिक समीक्षा किस में है, तो अनुच्छेद 13 में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्लियर। मतलब कानून के सामने भारत का हर नागरिक एक समान है, ठीक है, भारत के जितने भी कानून हैं वो सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू होते हैं। क्लियर। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण,
एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो दो अलग अलग बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्लियर? तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में है। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी को बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल यही बात बस नहीं है, इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी सरकारी नौकरी जब भी सरकार के द्वारा निकाली जाएगी, ठीक है, तो उसका उस भर्ती की प्रक्रिया में लोगों को अवगत भी कराया जाएगा, उसके बारे में पब्लिक को बताया भी जाएगा। ठीक है, कि ये वैकेंसी भरना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार इन भर्ती प्रोसेस को गुप्त रूप से नहीं कर सकती है। ठीक है, इनके विज्ञापन जारी होते हैं, उसके तहत ये सब भर्तियां कराई जाती हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, भारत में अब छुआछूत की जो प्रथा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये गैर कानूनी हो गया है। ठीक है, और ये भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आर्टिकल 17 ये पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। क्लियर? उपाधियों का अंत का ये मतलब होता है कि अब भारत में कोई भी नागरिक किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे राय बहादुर की उपाधि, परम भागवत की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, इस प्रकार की जो उपाधियाँ हमने इतिहास में पढ़ा है, इस तरीके की उपाधियाँ अब भारत में कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सारे पुरस्कार आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, ये पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, और इसके तहत 19 के बहुत सारे सब आर्टिकल हैं। उन सब आर्टिकल को भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, कि 19 के अंतर्गत, ठीक है, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के कुछ सब आर्टिकल हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे 19A। 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ये संविधान के अनुच्छेद 19A में वर्णित है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में है। आगे अगर चर्चा करें 19B। 19B क्या कहता है? शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होना और सभा करना। ठीक है, मतलब आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं और सभा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 19C। 19C क्या कहता है? संघ बनाने की शक्ति। ठीक है, आपको संघ बनाने का अधिकार है, आप संघ बना सकते हैं। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप
भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बस भी सकते हैं। नेक्स्ट है 19G। 19G में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यापार और जीविका चलाने का अधिकार, ठीक है। तो आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको है, ठीक है। तो 19 के तहत हमने कुछ उसके सब आर्टिकल देखे हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे, ठीक है। आप इसको एक स्टोरी के तहत याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर बोलने पे बात नहीं बन रही है तो शांतिपूर्वक हम सभा बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए सभा से भी काम नहीं चला तो फिर हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे, संघ बना लेंगे, ठीक है। संघ से भी काम नहीं चला तब क्या करेंगे, अगर संघ से भी काम नहीं चला तो हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में आवागमन करेंगे, ठीक है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में आवागमन करेंगे, ठीक है। और आवागमन करने के दरमियान हमें वहाँ पर रुकना भी पड़ेगा, निवास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हैं। और जब निवास करेंगे तो वहाँ पर हमको अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ सकता है ना, तो व्यापार भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप एक कहानी के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं 19 के जो सब आर्टिकल हैं। क्लियर। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें मोटे तौर पे ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कौन कौन से मतलब उसको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे किसी भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर उसने एक बार चोरी की है तो उसको उस चोरी की एक ही बार सज़ा मिलेगी। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय के कानून के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब चोरी करने का, ध्यान समझिएगा इस बात को, चोरी करने की सज़ा, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि चोरी करने की सज़ा 6 महीने की है, ठीक है। तो उसको चोरी करने की सज़ा 6 महीने की ही मिलेगी। मान लीजिए अगर कुछ समय के बाद ऐसा प्रावधान आ जाता है कि चोरी करने की सज़ा जो है अब वो 12 महीने की होगी। क्लियर। लेकिन इसने जब चोरी की थी तो उसके समय ये प्रावधान था कि चोरी करने की सज़ा 6 महीने की होगी, तो इसको 6 महीने की ही सज़ा होगी। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के समय उस अपराध की जो सज़ा होती है उसको उसी अपराध के सज़ा के हिसाब से सज़ा दी जाती है, ठीक है। अगर उसमें कभी चेंज हो जाते हैं तो वो उस पर अप्लाई नहीं होता है। जिस समय उसने अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए कितनी सज़ा थी उसके तहत उसको सज़ा दिया जाता है। क्लियर। और तीसरा है दोस्तों कि स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, ठीक है, न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भी अनुच्छेद 20 के तहत आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्लियर ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। जबकि अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 का के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आर्टिकल 22 कहना क्या चाह रहा है। आर्टिकल 22 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, पहला उसके पास अधिकार ये है कि उसके पास कारण पूछने का अधिकार है, ठीक है। मतलब वो कारण पूछ सकता है, ठीक है, कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, पहला उसके पास अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। क्लियर। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। इसमें आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आने जाने में समय लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे किसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीसरा ये है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है
उसे अपने पसंद के वकील चुनने का अधिकार भी होगा। क्लियर, वो अपने पसंद का वकील चुन सकता है। तो अनुच्छेद 22 में ये 3 प्रकार के अधिकार उसे दिए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध। इसका मतलब ये हुआ, बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि बेगारी कराना। ठीक है, बेगारी मतलब कि किसी व्यक्ति से काम करा लें और उसको बदले में पैसा नहीं देना, इसको बेगारी कहते हैं। तो अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम मतलब बेगारी कराना और मानव के दुर्व्यापार, मानव की खरीद बिक्री, इसको निषेध किया गया है। क्लियर, आप मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 23 में है। अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। ठीक है, मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप किसी कारखाने में या जोखिम भरे स्थानों पे काम नहीं करा सकते हैं। हालांकि सरकार ने अब ऐसा कर दिया है कि 14 साल से कम बच्चे वो कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ये मेंशन था कि केवल वो कारखाने, रेलवे ट्रैक या खदानों पे जहाँ पर उनके जान को जोखिम हो सकता है वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। क्लियर, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार कहाँ था, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। क्लियर। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, कि इतने सारे जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को, अगर वो अधिकार उनसे छीन लिए जाएं या छीने नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी क्या है? तो अनुच्छेद 32 इस बात की गारंटी है कि जो भी व्यक्ति के, नागरिक के जो भी मौलिक अधिकार है उसको छीना नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकार छीनता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसको कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर, तो अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर, तो आई होप कि ये फंडामेंटल राइट के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपका चालू हो जाएगा भाग 4। ठीक है, भाग 4 क्लियर, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आएंगे और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया और संविधान का भाग 4 है ये। इसमें पहला आर्टिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करना बहुत आसान है। यहाँ एक वर्ड छुपा है समान, और समान का मतलब होता है एक जैसा या बराबर। तो यहाँ पर आर्टिकल क्या है? 44। 44 को कैसे याद रखें? 4 और 4, 4 और 4 कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो जैसे ही समान वर्ड आपको दिखेगा तुरंत आपके दिमाग में आर्टिकल 44 आ जाएगा। क्लियर, तो आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है और इसमें बोला गया है कि कार्यपालिका क्या
न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं होगा। कार्यपालिका बिल्कुल अलग ही अंग है सरकार का, न्यायपालिका ही बिल्कुल अलग है। मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 50 में बताया गया है। क्लियर, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट है संविधान का भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का में एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 51 का, और इसमें क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि नागरिकों के क्या मौलिक कर्तव्य होंगे। तो 51 का क्या कहता है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 51 क्या क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भाग 5, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक चलता है। क्लियर, भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक भाग 5 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर, आर्टिकल 52 में मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति उसमें भाग लेंगे। क्लियर, ये बताया गया आर्टिकल 54 में। इसके अलावा अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की व्यवस्था बताई गई है। क्लियर, कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे आर्टिकल 60 के तहत, और इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 60 में। आर्टिकल 61 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड 3-4 आर्टिकल जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। तो संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है, 63 में, जबकि राष्ट्रपति का 52 में है। क्लियर, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही करते हैं, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 65 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना। मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब काम करेगा, जी आर्टिकल 65 में बताया गया है। क्लियर, क्या क्या परिस्थितियां होंगी जब उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति काम करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 में क्षमादान के बारे में बताया है। ठीक है, क्षमादान कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम जो केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत के महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित आर्टिकल को देखेंगे। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्लियर, ये संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बताए गए हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत होती है। 74 में क्या है, मंत्री परिषद, और 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 76। इसमें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 79, 80 और 81। इन तीनों को हम एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, संसद और संसद के अंगों के बारे में बताया गया है। क्लियर, तो आर्टिकल 79 में संसद का गठन है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में लोकसभा। क्लियर, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद करना बहुत ही सरल है। अब जैसे मैंने वर्ड बोला सरल, तो आप सरल को यहाँ से छांट लीजिए। ठीक है, तो सा, रा और ला। ठीक है, इसको याद करना बहुत सरल है।
सरल का मतलब सबसे पहले संसद आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। ठीक है, 79, 80 और 81। तो ये 3 आर्टिकल आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे कि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 80 में लोकसभा है कि 81 में है, तो आप सरल से याद रखिएगा। सरल तो सारा ल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, हमारे यहाँ संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्लियर, कि धन विधेयक, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा, ये आर्टिकल 110 में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आप ऐसा कह सकते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो आर्टिकल 123 में है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब यहाँ से दोस्तों 124 से उच्चतम न्यायालय स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक होता है। ठीक है, और ये भी भाग 5 में ही आता है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 127 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अब कुछ दोस्तों को तदर्थ न्यायाधीश नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो मैं समझा देता हूँ कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। दोस्तों, जब कभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम पड़ रही होती है या उनका कोरम कम हो रहा होता है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि हमें न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसे कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश। क्लियर, तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं आर्टिकल 127 के तहत। नेक्स्ट है, अब ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 में ये बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। क्लियर, अब अभिलेख न्यायालय होना इसका क्या मतलब होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, उन्हें साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। ठीक है, और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो उनको नज़ीर के तौर पे पेश करते हैं। क्लियर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं उन्हें बाकी निचली अदालतों में माना जाता है और उसे एक अभिलेख के तौर पे रखा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्लियर, तो आई होप आपको अभिलेख न्यायालय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। क्लियर, ये आर्टिकल 143 में मेंशन है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 148। संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है, जिसे आप शॉर्ट में कैग कहते हैं। तो कैग की व्यवस्था कहाँ पर है? तो कैग की व्यवस्था अनुच्छेद 148 में है। और अनुच्छेद 149, इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ बताई गई हैं। क्लियर, अभी हाल ही में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 153 में। और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति में बहुत अंतर होता है, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और 164 के तहत, ठीक है, 164 के तहत मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, ये हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 163 में क्या है, मंत्री परिषद, और 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 165, 165 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 165 में कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता, दोस्तों जैसे केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होते हैं और वो अनुच्छेद 165 के तहत होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 168, राज्यों के विधानमंडल का गठन। ठीक है, राज्यों के विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 के तहत होता है। अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। क्लियर। और आर्टिकल 213 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्लियर। जो अध्यादेश हमने आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के लिए देखा था, वही अध्यादेश राज्यपाल के लिए 213 में है। तो याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 123, इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, 123 क्लियर, राष्ट्रपति के लिए, और राज्यपाल के लिए 213। तो इन नंबर्स को मैं आगे पीछे कर दूं, ठीक है, 1 और 3 को थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं, तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। अब यहाँ से हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्लियर। जैसे सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है, जबकि हाई कोर्ट 214 में है। क्लियर। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभी मैंने आपको समझाया कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी होता है और अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट भी होता है। सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत, जबकि हाई कोर्ट 215 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 226, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्लियर। जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। क्लियर। मतलब जैसे भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन राज्य तो 28 हैं। ठीक है, इसका कैसे मतलब आप समझेंगे कि भारत में एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र और गोवा के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट। क्लियर। वैसे आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। तो ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत होती है। नेक्स्ट है पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल। तो अनुच्छेद 243 का के तहत ग्राम सभा का गठन होता है, जबकि अनुच्छेद 243 खा के तहत पंचायतों का गठन किया जाता है। क्लियर। तो ये दोनों आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था बताई गई है 243 टा में। अगला है नगर पालिका। तो 243 था में नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था की गई है। क्लियर। अगला है
अनुच्छेद 280 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्लियर। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 300A। यह आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो अनुच्छेद 31 में था, उसे हटाकर 300A में शामिल कर दिया गया है। अब यह व्यक्तियों का कानूनी अधिकार है। क्लियर। पहले यह मौलिक अधिकार होता था अनुच्छेद 31 के तहत, अब ये 300A में आ गया है, 300 का में आ गया है, अब ये कानूनी अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं हैं कितनी? 3। ठीक है, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आप IAS कहते हैं। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे आप IPS कहते हैं। और तीसरी है भारतीय वन सेवा, जिसे आप IFS कहते हैं। क्लियर। तो भारत में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। क्लियर। जैसे UPSC का गठन, ठीक है, MPPSC का गठन, ये संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 323 का में प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में बताया गया है। क्लियर। प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख है 323 का में। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 से 329 के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था आर्टिकल 324 में है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 326। इसमें वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में है। नेक्स्ट है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब यहाँ पर हम ST SC OBC के बारे में देखेंगे कि संविधान में उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है। तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। क्लियर। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब SC का गठन अनुच्छेद 338 के तहत होता है। नेक्स्ट है 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब ST। ठीक है, ST का गठन 338 का के तहत होता है। क्लियर। और नेक्स्ट है 338 का, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। तो 338, 338A, 338B भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो SC, ST और OBC के बारे में। क्लियर। तो ये 3 आर्टिकल आप एक साथ याद रखिएगा, SC, ST, OBC, 338, 338A, 338B। नेक्स्ट है संविधान का भाग 17। ठीक है, भाग 17 में कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसमें है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। क्लियर। एक वर्ड है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा अनुच्छेद 343 में बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। ये संविधान के भाग 18 में है और इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो मेनली 3 आर्टिकल हमको पढ़ना है। पहला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगता है? 352 के तहत। और राष्ट्रीय आपात किन किन तरीकों से लगाए जा सकते हैं?
पहला युद्ध की स्थिति में, दूसरा बाह्य आक्रमण की स्थिति में और तीसरा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और ये आर्टिकल 352 में निहित है। आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। और लास्ट है दोस्तों संविधान का संशोधन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में इसका वर्णन है। क्लियर? और दक्षिण अफ्रीका से हमने ये प्रोसेस लिया है। तो आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने सारे आर्टिकल्स को समझा है। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ में भी आए होंगे और याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना। और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों MPPSC की हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं द विजन एकेडमी शहडोल के नाम से। ठीक है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका जल्द ही MCQ पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम इन आर्टिकल्स को और डीप में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।